मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करने वाले संजीवनी बैच के तहत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू पर, जो आपको 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए उपयोगी होगा। तो इस पर हम लोग डिटेल बात करते हैं, उस पर एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जून 2024 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर। तो लगातार आप चीज़ों को कवर कर रहे हैं और उससे संबंधित जो भी आपको क्यूरी हो रही है कमेंट सेक्शन में आप उससे कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं। उससे संबंधित जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक नवीन बैच आप लोग के लिए उपलब्ध कराया गया है संजीवनी बैच के तहत ही, जीएस रैपिड डिवीजन। तो जो अंतिम समय बचा हुआ है, तो अंतिम समय में आप जीएस के पोर्शन को कैसे कवर करें, महत्वपूर्ण टॉपिक को कैसे कवर करें, इसी को ध्यान में रखकर हम संजीवनी बैच के तहत ये गूगल मीट के माध्यम से सभी बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया है। क्या होगा, इसके लिए आपको एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा 7:55 PM में, जहाँ पर आप सभी बच्चे 8 PM तक जुड़ जाएंगे। उसके बाद गूगल मीट के माध्यम से हम आपको जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक को अगले 1 घंटे 2 घंटे के अंदर चीज़ों को कवर करेंगे, ताकि आप जीएस में उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को अंतिम समय में रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाएं। तो यहाँ पर हम लाइव ही इस पर गूगल मीट करेंगे। यह आपका सोर्स होगा, कॉन्सेप्ट हमारा होगा। इसी टैगलाइन के साथ हम चीज़ों को कवर करेंगे। इसके लिए आपको जो उपलब्ध कराया जाएगा, तो यहाँ पर आपको डे 1 से लेकर डे 10 तक उपलब्ध यह सीरीज होगा, जहाँ पर डे 1 में प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास पर चर्चा करेंगे। डे 2 के तहत हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। डे 3 के तहत भारत का संविधान अर्थात पॉलिटी को देखेंगे। और डे 4 के तहत हम देखने वाले हैं भौतिकी विज्ञान को, फिजिक्स को। डे 5 के तहत हम फिजिक्स केमिस्ट्री को देखेंगे। उसी तरह डे 6 में हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी को देखेंगे। डे 7 के तहत हम वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात विश्व भूगोल को देखेंगे। डे 8 के तहत आपको भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। डे 9 के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी को, और डे 10 के तहत बिहार विशेष अर्थात बिहार स्पेशल को देखेंगे। और यह सभी चीज़ें आपको गूगल मीट पर कराई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। तो लिंक उपलब्ध कहाँ कराया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आपको इससे संबंधित व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं युक्तिया इसका टेलीग्राम चैनल, तो आप नीचे दिए गए कमेंट से आप जुड़ सकते हैं और निर्धारित समय डे 1 से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। और इसके लिए आपका सोर्स क्या होगा, आप कहीं से भी पढ़े हों जीएस, आप उससे कवर करिएगा। शाम को जब हम 8 PM में मिलेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर पहले कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ इससे संबंधित एमसीक्यू आपको कराएंगे, जिसके आधार पर कुछ प्रश्न होंगे। एमसीक्यू का मतलब ऑनलाइन प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपसे ही पूछा जाएगा। जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हुए हम अंतिम डे 10 तक पहुंचेंगे, ताकि एग्जाम से पहले जीएस के साथ साथ करंट का जो टॉपिक कराया गया है, दोनों को मर्ज करके आप अंतिम समय में अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। यही मूल उद्देश्य रहेगा। तो लगातार आप चीज़ों को कवर करिए और इससे साथ जुड़िएगा, अधिक से अधिक दोस्तों को बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह सभी के लिए ओपन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहले प्रश्न पर देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न है कि निम्न में से किन राष्ट्रों को वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर, पहला ऑप्शन है ग्रीस, दूसरा पनामा, तीसरा सोमालिया, चौथा पाकिस्तान, पांचवा डेनमार्क। अगर हम बात करें यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई सदस्य होता है। यहाँ पर अस्थाई जो 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट होते हैं। इसके स्थापना के साथ ही इसका चयन हो चुका है, जिसमें हम लोग बात करते हैं 5 अस्थाई सदस्यों की। तो कौन कौन है, सबसे पहले चीन याद रखना है, चीन है, फ्रांस है, आपको रूस है, आपके बाद यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड यूके, यूएसए है। क्लियर है, आपको ये याद रखना है। उसके गैर अस्थाई जो 10 अस्थाई सदस्य होते हैं ना, 10 जो अस्थाई सदस्य, उनका चयन प्रत्येक 2 वर्ष के लिए आपको चयन कराया जाता है। तो यहाँ पर इस साल किन किन आपको किस वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए बोल रहा, 25-26 के लिए बात हो रही है। अगर हम इसके संदर्भ के कुछ और चीज़ों को देखने का प्रयास करें, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान आपको यह रखना है, इसमें वर्ष 2024 के लिए कार्यकाल तक के लिए स्विट्जरलैंड, इक्वाडोर, जापान, माल्टा और मोजाम्बिक का चयन हुआ है। तो ध्यान रखिए, वर्ष
2024 तक, अर्थात 2024 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद इनका कार्यकाल होगा जो वर्ष 2025 तक के कार्यकाल के लिए याद रखना है, गुयाना, अल्जीरिया, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। तो ध्यान रखना इन दो देशों का, दो समूहों का नाम याद रखना है। उसके बाद हम 6 जून की बात करें, 6 जून को तो आपको सोमालिया, डेनमार्क, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगर हम इसके अतिरिक्त और भी बात समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले ध्यान यह रखना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो ये 5 अस्थायी सदस्यों से और 10 अस्थायी सदस्यों का 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जो महासभा के द्वारा चुना जाता है। यह ध्यान रखना, महासभा में सभी सदस्य देश को यह वोट देने का अधिकार होता है। यह फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत कुल 8 बार अभी तक गैर अस्थायी सदस्य बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें वर्ष 1950-51 में बना, वो 67-68 के तब में बना है, 72-73 में, 97 से आपको 1977-78 में, 84-85 में, 1991-92 में, 2011-12 और लास्ट बना है 2021-22 में। तो याद रखना यह अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का चयन हुआ है कुल 8 बार। इसको थोड़ा सा फैक्ट याद रखना। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यह क्या है, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी संस्था के तौर पर काम करता है। इसके तहत ध्यान रखिएगा प्रतिबंध लगाते, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रतिबंध लगाने के लिए बल उपयोग करने का सहारा ले सकती है किसी भी वैश्विक मुद्दे को ले। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पर अध्यक्षता जो सुरक्षा परिषद का है वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर के तौर पर आपको अध्यक्षता दी जाती है। सब फैक्ट याद रखना है। तो अगर हम प्रश्न पर आते हैं तो देखते हैं सबसे पहले कि इसमें जो उत्तर आपको यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर दिया गया था तो आपको याद रखना है कि इसमें सोमालिया का चयन हुआ था। उसके बाद डेनमार्क याद रखना है, डेनमार्क के बाद पनामा भी था। उसके बाद आपको ग्रीस याद रखना है, उसके बाद पाकिस्तान। अर्थात दिए गए सभी जो कथन आपको कूट दिए वो सही, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये आप लोग को याद रखना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको कार्यकाल के तौर पर आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? सभी चीज़ें क्लियर उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से या निम्न में से किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। देखिए कुछ ऐसे भी वर्ष होते हैं ना, वर्ष होते हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर घोषित किया जाता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ना, सभी जो संस्था है, गैर एनजीओ जो काम करते हैं, एनजीओ काम करते हैं या सरकार काम करती है, सरकार संबद्ध देश की बात करें, सभी मिलकर इस विषय पर है ना एक जागरूकता अभियान या इस प्रकार के उस विषय पर अपने सभी नीतियां या निर्णय का क्या कर सके, निर्णय ले सके। और जिसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष उस संबंध में लिया किसी भी विषय पर, तो उस पर जनमानस का ध्यान आकर्षित हो, अर्थात उस पर ध्यान उसकी ओर जाए और उसके संबंध योजनाएं बनाई जा सके, उसका लाभ उनको मिल सके। यही मुख्य उद्देश्य होता है। जहाँ पर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर वर्ष 2025 में, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्ट दिवस की बात हो रही है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। तो ध्यान रखिए 2025 की बात हो रही है, तो थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय 2025 में वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया महासभा के द्वारा, तो यहाँ पर ध्यान रखिए जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। अगर हम बात करें सहकारिता वर्ष, इससे पहले 2012 में भी घोषित किया जा चुका है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को 2012 और 2025। तो इस तरीके से एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है आप लोगों को कोटेशन के तौर पर या कथन के तौर पर, इसे याद रखना आप लोगों को। अगर हम बात करें जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, यह भी याद रखना। अर्थात 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और आपको एक क्वांटम विज्ञान पर भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, यह याद रखना। अगर हम बाजरा वर्ष की बात करें तो बाजरा वर्ष याद रखना है कि बाजरा वर्ष आपको 2023 में घोषित किया गया। यहीं पर ध्यान रखना है सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आपको यह बढ़ाया गया। ध्यान रखिएगा ऊँट वर्ष 2024 के लिए घोषित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष 2024 के लिए। तो याद रखना 2025 को कौन कौन से 2 वर्ष घोषित है, जिसमें हम सहकारिता
याद रखना, और एक क्वांटम याद रखना। कम से कम इतना भी आप लोग को अगर याद हो जाता है तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अरे हम 2024 की बात करें तो आपको ऊँट दिवस अर्थात कैमल आपको वर्ष घोषित किया गया, और 2023 की बात करें तो याद रखना है यह बाजरा दिवस मनाया गया है। यह फैक्ट आपको याद रखनी है। इस तरीके से अगर हम प्रश्न को देखते हैं तो चीज़ों के संदर्भ में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपको 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो 2 3 ऑप्शन किस में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया। तो आपका सही उत्तर दो, प्रश्न दो का क्या हो जाएगा? 2 का सी हो जाएगा। यह याद रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं, चीज़ों को इसी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, और जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उसको कम से कम एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाने की आवश्यकता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जिसे एनटीए कहते हैं, माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष रूप कराने हेतु निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? देखिए, हाल ही में जब एग्ज़ाम आपको हो रहे थे, आपको मेडिकल के एग्ज़ाम हो रहे थे, तो कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था जहाँ पर पेपर लीक की बात हो रही है, और आए दिन आप देखते हो कि पेपर लीक्स एग्ज़ाम के होते हैं। तो इसके लिए आपको एक गठन किया गया था, समिति था। तो निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में की गई थी, यह प्रश्न है। अगर हम बात करें, ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर के राधाकृष्णन, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर राजेश मिश्रा, ऑप्शन सी में विक्रम मिस्त्री, और ऑप्शन डी अजय कुमार भल्ला है। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर जो आपको के राधाकृष्णन है, राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित किया जाता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कुछ लोगों को संगठित किया गया, जिसके आधार पर इस समिति क्या करेगी? 2 माह के अंदर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, और यह क्या करेगी? यह मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर बात करेगी: पारदर्शिता, सुचारू और निष्पक्ष कैसे एग्जाम कराएंगे। इसके लिए ध्यान रखिए उसको 2 महीने का समय दिया गया। इन सब चीज़ों में आपको समझने की आवश्यकता है। इसके अन्य सदस्यों की हम बात करें तो ध्यान रखना, अगर हम इसकी बात करें विक्रम मिस्त्री, तो विक्रम मिस्त्री कौन? अभी अभी विदेश सचिव है, ये याद रखना है। आपको क्या रखना है? या विदेश सचिव वर्तमान में। और वर्तमान में अगर बात करें गृह सचिव कौन है? भल्ला जी हैं, गृह सचिव। तो याद रखना है आपको, यह 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। और आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राधाकृष्णन अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें राजेश मिश्रा, तो ध्यान रखना ये सदस्य के तौर पर इसमें काम कर रहे हैं। अगर हम इसके संदर्भ में कुछ और भी बातें देखें तो समझने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन आपको इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और आईआईटी कानपुर से वो पास आउट भी है। तो ये सब चीज़ें फैक्ट आउट रखिएगा। यहाँ पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली के हैं, सदस्य के तौर पर शामिल किए गए। प्रोफेसर बी के राव कुलपति हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के। प्रोफेसर राममूर्ति जो के हैं, वो प्रोफेसर आपको है आपको मद्रास आईआईटी से। आपको ध्यान रखना पंकज बंसल शामिल हैं, प्रोफेसर आदित्य मित्तल, गोविंद जायसवाल, ये सब सारे सदस्य के तौर पर शामिल किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा 7 स्तरीय जो समिति बनाई गई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा को क्या करना है? सुधार करना, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के सुधार करने के लिए संरचना कार्य प्रणाली में बदलाव को 2 महीने के अंदर भीतर रिपोर्ट देना, अर्थात समग्र बदलाव की बात करें तो इसे अच्छे से देख के जाने की आवश्यकता इस कमेटी के बारे में। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की, तो इससे संबंधित चीज़ों को जरूर करके जाने की आवश्यकता है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा संक्रमक सूचकांक जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कितने कथन गलत पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पर आपको कौन से कथन गलत है? यहाँ पर यह ऊर्जा रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण आईईए के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के सूचकांक आपको शामिल 120 देशों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को, तो यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि जब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, और यह वार्षिक रिपोर्ट होती है, जिस पर जो आपको स्टैंडिंग ट्रांजिशन के तौर पर प्रकाशित किया गया इस रिपोर्ट का। अगर हम बात करें सूचकांक की, तो 120 देशों में भारत का स्थान कितना है? 163, याद रखना 163। और विगत अर्थात हम बात करते हैं पिछले वर्ष का में, यह भारत का स्थान कितना था? 67 था, यह याद रखना आप लोगों को। अर्थात भारत में सुधार हुआ है, कितने अंक का सुधार? आपको 4 अंकों का है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है, इसे याद रखना। रैंकिंग में यूरोपीय देश शीर्ष पर है, जिसमें स्वीडन शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद डेनमार्क है, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस है।
8 देशों ने वर्ष 2022 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया, जिसमें भूटान, कोमोरोस, गैबोन, गुयाना, मेडागास्कर, न्यू गिनी, पनामा और सूरीनाम शामिल है। तो यह आपको याद रखना है। इस तरीके से इस रिपोर्ट में इसकी चर्चा है। और सबसे तेज सुधार किस देश ने किया, यह भी याद रखना है। एस्टोनिया, इथोपिया, आपको लेबनान, जो पिछले 5 वर्ष सबसे तेज सुधार किए हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बातें की जा रही है। वहीं हम अंतर्राष्ट्रीय विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो ध्यान रखना, सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यह काम करता है, मंच देता है। किस प्रकार का वैश्विक क्षेत्रीय उद्योग एजेंडे को आकार देने के लिए यह जो रणनीतिक, राजनीतिक तौर पर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को शामिल करता है, एक मंच देता है ताकि हम विषयों पर चर्चा कर सके और हम उसके संदर्भ में वैश्विक मंच को तैयार कर सके। इसकी स्थापना जर्मन अर्थशास्त्री, ध्यान रखिएगा, क्लास स्वान के द्वारा 1971 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये सब फैक्ट याद रखनी है आप लोग को। इसके साथ साथ अगर इसके प्रश्न पर आते तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अर्थात इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा एजेंसी के द्वारा विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से यह किया जाता है। अगर हम बात करें भारत में सूचकांक की, तो यह याद रखना, 120 देशों की सूची में 63वां स्थान, अर्थात यह कथन हमारा सही है। और वह जो यह रिपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, यह रिपोर्ट आपको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यह फैक्ट याद रखना। तो अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फैक्ट को याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, 5वें नंबर पर आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए, प्रोटेम स्पीकर को इस पर अच्छे से आप लोग करके जाइएगा। प्रोटेम स्पीकर को की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 94A से शक्तियां प्राप्त करता है। क्या यह कथन सही है? राष्ट्रपति के द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, जो हाल ही में किया गया था। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के 18वीं लोकसभा के पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। यह फैक्ट याद रखना है। इसमें कितने कथन आपको सत्य पूछे जा रहे हैं, केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी कथन, उपरोक्त में से कोई भी कथन आपको सही नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बातें की जा रही है ना, कि 18वीं लोकसभा का जब गठन हुआ तो उसमें जो सदस्यों का निर्वाचन और उसको निर्वाचित होने तक, जब नए अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाते, तब तक प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको स्पीकर को क्या कराना है, शपथ दिलाना। और स्पीकर कहाँ से आता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर, आपको ध्यान रखा, स्पीकर आपको सदस्यों से ही चुनकर आते हैं, जो आपको सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं उनसे। तो इसलिए यह प्रोटेम स्पीकर काम करता है। तो यह फैक्ट याद रखना। इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को अगर हम देखें तो ध्यान रखना है कि जो 7 बार के सांसद रह चुके भर्तृहरि महताब जो है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं। तो इनके संदर्भ में कुछ चीज़ों को अगर याद करना है तो यहाँ ध्यान रखें, राष्ट्रपति इस पूर्वकालिक अध्यक्ष निर्वाचित होने तक, अर्थात जो अध्यक्ष नए नियुक्त नहीं हो जाते तब तक इनकी नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर की करती है। जो प्रोटेम शब्द का अर्थ होता है अस्थायी होता है। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रथम प्रोटेम स्पीकर, बिहार से उनका संबंध रहा है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94A के तहत क्या है, संविधान प्रावधान करता है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगा। यह स्थिति तब होगी जब नई लोकसभा की पहली बैठक शुरू होगी। यह स्थिति होगी जब नई बैठक होती है ना, जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं 5 वर्ष के बाद, उसके नई लोकसभा का गठन होता है, उसके बाद यह स्थिति उत्पन्न होती है। तभी उन्हीं सदस्यों में सबसे जो बुजुर्ग होंगे, सबसे उम्रदराज होंगे, तो उनको नियुक्त कर सकता है। ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं ओम बिरला 2 बार पूर्व कार्यकाल के लिए चुने जाने दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। इससे पहले बलराम जाखड़ नियुक्त किए, जो 2 कार्यकाल के लिए, याद रखना है। अगर हम बात करें, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष बने। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। अब भर्तृहरि महताब के बारे में कुछ चीज़ों को आप देख सकते हैं, चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन सा कथन सही होगा, तो ध्यान रखिए। तो क्या यह कथन सही है, तो बिल्कुल यह कथन सही है। आपको यह क्या सही कथन है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, यह भी कथन सही है। और आपको 18वीं लोकसभा में स्वतंत्र पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। यहाँ पर स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, तो यह भी फैक्ट आपका सही है। तो आपको सभी कथन, हमारा क्या 3 कथन जो हमारे दिए गए, वो सभी कथन सही है। फैक्ट थोड़ा सा याद रखनी है आप लोगों को। चलिए 6ठे नंबर प्रश्न पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? अर्थात ऐसा गैर नाटो सहयोगी के संदर्भ में हम बात करें तो क्या यह होता है? यह ध्यान रखना है कि ऐसे देश हम बात कर रहे हैं जिसको नाटो का सदस्यता तो नहीं मिला है, सदस्यता नहीं मिला है, पर उसको वो सुविधा दी जा रही है जो नाटो देशों को दिया जाता है, अर्थात नाटो के जो सदस्य देश है उनको दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें बनाई गई है ना, अमेरिका के द्वारा कुछ प्रबंध किया गया। तो यहाँ पर गैर नाटो सहयोगी देशों के बारे में बात हो रहा, तो ऑप्शन दिया गया भारत, पाकिस्तान, केन्या, बांग्लादेश। तो इसके संदर्भ में ध्यान रखना है किनको दिया गया, या केन्या को दिया गया, हाल ही में ऐसी घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त कुछ बातें और भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं केन्या के अतिरिक्त और किनको किनको दिया गया गैर नाटो सदस्य के तौर पर। तो ध्यान रखना है गैर नाटो सदस्य के तौर पर आपको सऊदी अरब को, संयुक्त अरब अमीरात को, ओमान, इराक, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्दोव, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, जापान, कुवैत, फिलीपींस ऐसे देश कही रहे हैं जो आपको प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया जा चुका है। अगर हम बात करें प्रमुख गैर नाटो सदस्य का कब से दर्जा दिया जा रहा है, यह भी याद रखना, वर्ष 1987 से यह उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि यह पारस्परिक रक्षा संधि का गठन नहीं करती। हालांकि यह क्या करेगा, सैन्य और वित्तीय लाभ यह उपलब्ध करा, अर्थात वित्तीय लाभ और सैन्य लाभ को, जैसे अभी आप यूक्रेन के मामले में देख सकते हैं कि नाटो के सदस्य देश से वित्त का मुहैया करा रहे, सैन्य सुविधाएं मुहैया करा रहे, पर वो नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा उसे समतुल्य का दर्जा कहते हैं। हालांकि भारत के संदर्भ में ये चर्चा उठी थी कि भारत को भी ऐसा दर्जा दिया जाना चाहिए, पर भारत इस मामले में थोड़ा सा शांत है, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का अर्थ, दर्जा का अर्थ होता है अमेरिकी कानून को यह के तहत एक परिणाम दिया गया जिसमें विदेशी भागीदारों के रक्षा, व्यापार, सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान करना। दो फैक्ट याद रखना है, रक्षा व्यापार और सुरक्षा सहयोग में लाभ देना है। अगर हम नाटो का सदस्य नहीं है, ना होने के बावजूद भी अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक संबंध रहता है, स्ट्रेटेजिकल उसका संबंध होता है। तो यह हाल ही में किनको दिया गया, तो केनिया को दिया गया, यह थोड़ा सा याद रखना आप लोग को है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, उतना टॉपिक जरूर करके जाइए, चीज़ों को कवर करके, ताकि एग्जाम में उन सारी फैक्ट को कवर कर सके। देखिए, नाटो के बारे में हम बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक संधि, अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की हम बात करें तो यह क्या है, सैन्य गठबंधन है। ध्यान रखिएगा क्या है, किस प्रकार का सैन्य गठबंधन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ। अब मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम है, ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। और कुल देश कितना वर्तमान में 32 है। अगर हम बात करें आपको कब है, आपको 2025-24 के आंकड़े हम बात करें वर्तमान तक, तो यह 32 है, स्वीडन है। और उससे पहले 31वां कौन था, फिनलैंड था। अगर हम बात करें जब 90s में हम बात करें इसके संगठन की बात करें कब हुआ था इसके उसके संदर्भ में, तो उससे पहले, इसकी स्थापना से पहले आपको ध्यान रखना है इसके सदस्य देशों में आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए मेंबर्स कंट्रीज की बात हो रही है, यूरोपियन एटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल की बात हो रही है। तो इस तरीके से जो फैक्ट दिए गए ना, थोड़ा सा इसको रिवीजन करना है। देखिए यहाँ पर एक मैप दिया हुआ, मैप को अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। यहाँ से बहुत से प्रश्नों का आप क्या करते सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर 2024-25 के बाद कौन बना है, तो आपको यहाँ से फैक्ट दिया गया है, फिनलैंड है, स्वीडन है। आपको नॉर्थ जो मेडिसोनिया है वो बना है। 2010 के बाद कौन बना है, तो 2007 में आपको मेंटेनिग्रो बना है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इसे जरूर आप इस मैप के माध्यम से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। मैप जो आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है उसको जरूर एक बार देखना है। यहाँ पर देखिए मुख्यालय दिया गया है बेल्जियम में, आपको बेल्जियम में ब्रुसेल्स आपको मुख्यालय दिया, ये सब फैक्ट याद रखना है। ये देखिए आपको दिया गया है पार्टनर्स एक्सेस द ग्लोब के तहत क्या किया गया है, ऑस्ट्रेलिया को, ये सब देश मैंने अभी बोला ना भागीदार देश बनाया गया है, वो सब देशों को इसमें नाम दिया रहा है। तो ये सब फैक्ट को थोड़ा सा रिविजन कर लेना है। क्लियर है, चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है, कथन असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। तो कथन क्या है, यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। ये कथन सही है या गलत है। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्न, दूसरे कथन पर उत्तराखंड के जोशी मठ नगर का नाम बदलकर कैची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, क्या ये कथन सही या गलत है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर हम बात करें यह कोझिकोड शहर को, तो इसको हाल ही में यूनेस्को के द्वारा यह सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में घोषित किया गया। यह कहीं कथन से हमारा सही है। अगर हम केची धाम की बात करें तो ध्यान रखिएगा आपको उत्तराखंड उत्तराखंड के दो आपको नाम रखने, दो नाम याद रखने। एक नाम याद रखना है जोशीमठ,
जोशीमठ, और दूसरा नाम याद रखना है कोसियार, ध्यान रखिएगा, कोसियार कुटे कुटेलू, याद रखना है, ये नाम याद रखना है। अब यह क्या करे, यह एक तहसील है, उत्तराखंड का एक तहसील है। इसका जोशीमठ का नाम क्या रखा गया, ज्योति मठ, याद रखिए, ज्योति मठ नाम रखा गया। और कोसियार टोली का कैची धाम किया गया, कैची धाम किया, ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। अब यह कैची धाम किसका है, जोशी मठ का नहीं है, तो अर्थात यह कथन हमारा गलत हो जाता है। तो असत्य कथन कौन है, तो असत्य कथन ऑप्शन आपको बी इसका असत्य कथन हो जाएगा। इसे याद जरूर करके जाना है आप लोगों को। अगर हम बात करें केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड के जोशी मठ जो नगर है और कोसियार टोली तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और कैची धाम का रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी, ये फैक्ट याद रखना। और वहीं यूनेस्को के बारे में बात करें तो कोझिकोड शहर जो आपको केरल में है, उसको भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है। और अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत यह साहित्य श्रेणी में स्थान दिया। अब ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में 55 नए शहरों को जोड़ने की घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इस वर्ष कितने घोषित हुए, तो 55। तो ये सब फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा याद रखना। अगर हम बात करें क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत भारत के अन्य शहरों की बात करें तो जयपुर को शामिल किया गया शिल्प एवं लोक कला के लिए 2015 में, वाराणसी का संगीत नगरी के तौर पर 2015 में, चेन्नई के संगीत और नगरी के लिए 2017 में, मुंबई को फिल्म के लिए 2019 में, हैदराबाद आपको गेस्ट्रोनॉमी के लिए अब 2019 में, श्रीनगर शिल्प और लोक कला के लिए 2021 में आपको यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में शामिल किया गया। इस फैक्ट को याद रखना है। अब यह क्या होता है, सबसे पहले याद रखना है यूसीसीएन क्या होता है, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या होता है। तो इसकी स्थापना ध्यान रखिए 2004 में की गई थी। इसका उद्देश्य उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना जो रचनात्मक और अपने शहरों के विकास के एक रणनीतिक कारक के तौर पर बदलाव करना चाहते हैं, पहचाने जाते हैं उसके लिए। अब इसके साथ साथ नेटवर्क सतत 7 रचना के लिए, ध्यान रखिए, रचनात्मक क्षेत्रों में कवर करता है, शिल्प के लिए, शिल्प और लोक कला के लिए, मीडिया के लिए, कला के लिए, फिल्म डिजाइन, गेस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत के लिए, इन क्षेत्रों के लिए क्रिएटिव अवार्ड दिया जाता है। इसके द्वारा उसके तहत चिन्हित किया जाता है। और यह ध्यान रखिए सतत विकास जो हमारा एसडीजी है वो 11 के तहत इसका उद्देश्य पूर्ति करता है। तो यह आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो भारत के सिटी ऑफ लिटरेचर जिस कोझिकोड शहर को दिया गया, यह एसडीजी के किस मुद्दे को या किस विषय पर संबंधित है। तो आपको एसडीजी 11 याद रखना है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ शहरों और समुदायों के आपको उद्गार के अभिप्रेत करता है, अर्थात उससे प्रोत्साहित करता है। इस फैक्ट को याद रखना है। तो एसडीजी गोल 11 को यह इससे जुड़ा हुआ यह क्रिएटिव अवार्ड क्रिएटिव नेटवर्क के तौर पर काम करता है। इस फैक्ट को थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, 8वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए पुरस्कार है काबली काबली पुरस्कार 2024 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है खगोल भौतिकी के लिए डेविड चारबोन्यू और सारा सीगर को दिया गया, क्या यह सत्य कथन है। नैनो साइंस के लिए रॉबर्ट लेंगर, आर्मपाल अली विशाटोस और चार्ड मर्किन को यह पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर गलत कथन की बात करा, कौन सा कथन गलत है। अगर हम बात करें काबली पुरस्कार के बारे में तो याद रखना है इसके संदर्भ को कुछ देखने का प्रयास पहले कीजिए कि यहाँ पर बातें क्या की जा रही है। काबली पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये 8 वैज्ञानिकों को खगोल भौतिकी और तांत्रिका विज्ञान अर्थात न्यूरो साइंस और नैनो विज्ञान के लिए उनके योगदान के लिए 2024 का यह पुरस्कार दिया गया। तो कितने लोगों को दिया गया, तो 8 लोगों को दिया गया। इस वर्ष हम बात करें 8 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। ये फैक्ट सबसे पहले याद रखना। अगर हम बात करें काबली पुरस्कार तो खगोल भौतिकी के लिए डेविड चारबोनी और सारा सीगर को दिया गया। नैनो साइंस के लिए रॉबर्ट लेंगर को, आर्मपाल अली विसाटोस को दिया गया और चार्ड मर्किन को दिया गया। तंत्रिका विज्ञान के लिए आपको जो है उसके लिए नैन्सी कनविसर को दिया गया, विनरिक फ्री वर्ल्ड को दिया गया और डोनिस त्यागो को दिया गया। यह फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है कि किनको किनको किस क्षेत्र में दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए काबली पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी माना जाता है, जो ध्यान रखिए वैज्ञानिकों को खगोल भौतिकी, नैनो साइंस और तंत्रिका विज्ञान के लिए दिया जाता है, जिसकी किस उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया है। प्रत्येक 2 वर्ष में दिए जाने वाले इस पुरस्कार की शुरुआत 2008 से की गई है। फैक्ट याद रखना। इसकी घोषणा कब से आरंभ हुई है, तो 2008 से हुई। प्रत्येक 2 वर्ष पर दी जाती है।
इसका नाम नॉर्वेजियन अमेरिकी जो व्यवसायी उनके नाम पर यह रखा गया है, जिनका नाम लोको कारक फ्रेड नाम उनका था, कावली। तो यह फ्रेड कावली इनके नाम से भी जाने जाते हैं, इनके नाम पर यह पुरस्कार रखा गया। यह नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा कावली पुरस्कार दिया जाता है। इस फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन की बात करें तो ध्यान रखना है दोनों कथन हमारे क्या है, सही है। तो इसका मतलब ना तो एक ना तो दो आपका कथन आपको ध्यान रखना गलत है, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही है, अर्थात दोनों कथन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन 8 का क्या होगा, सी है, याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 9वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें इंपॉर्टेंट टॉपिक, मानव रहित जो प्रणाली बल को बनाने वाला दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पर एक फैक्ट आया था जब हम बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में ना, रूस यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा है तो यहाँ पर एक नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करके जाना है आप लोगों को। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के द्वारा ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना यूएसएफ का, यूएसएफ अर्थात हम मानव रहित प्रणाली बल का निर्माण की बात कर रहे हैं। जहाँ पर जून 2024 में, याद रखिए जून 2024 में ऐसी एक प्रणाली डेवलप की जो दुनिया का पहला देश बनता है यूक्रेन, जो आपको क्या करता है, ऐसा मानव रहित प्रणाली बल का निर्माण करता है, जो क्या करेगा, आपको युद्ध लड़ेगा। ध्यान रखिएगा यह मानव रहित प्रणाली बल जो आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के क्यू में आपको यूक्रेनी सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। स्थापना कब किया गया, 11 जून 2024 को। इसके प्रथम कमांडर कौन बनाए गए हैं, कर्नल वादिम सुराविवस्की को। याद रखिएगा ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है, ड्रोन युद्ध होगा, भूमि समुद्र हवा के मानव रहित सैन्य, रोबोटों का उपयोग किया, अर्थात रोबोट का प्रयोग किया। फिक्शन मूवी में आप देखते होंगे ये सब चीज़ें, रोबोट युद्ध करता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें चिट्ठी की, आपको ये मूवी देखे होंगे, भारत में बना था। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को याद रखना है। अब अगर हम बात करें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जो जेलेंस्की हैं, उनके द्वारा यह फरवरी में इसकी घोषणा की गई थी। ये दुनिया का पहला देश बन जाता है यूक्रेन, जो आपको इस प्रकार के सशस्त्र बलों की एक नई शाखा को डेवलप करता है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से वो तैनाती करेगा। इस फैक्ट को थोड़ा सा कवर करके जाना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं कि 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जो ISO है परिषद की बैठक जून 2024 को किस देश में किया गया। देखिए चीनी संगठन अर्थात शुगर की बात हो रही है, चीनी की बात हो रही है, उससे संबंधित 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक कहाँ हुई थी। इसके बारे में कुछ चीज़ों को सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा 25 जून से 27 जून को नई दिल्ली में आयोजित की जाती है भारत मंडप में, जो 30 देशों से अधिक देशों ने इसमें प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फैक्ट याद रखना। उसका उद्देश्य क्या है, चीनी उद्योग और जैव ईंधन क्षेत्रों में संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना, यह महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के परिषद की। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की स्थापना कब होती है तो वर्ष 1978 में 68 में होती है। मुख्यालय लंदन में है। याद रखिएगा चीनी अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद सत्र 2 वर्षीय आयोजित की 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन 87 सदस्य देशों का, जो वैश्विक चीनी उत्पादन का 87%, उपभोक्ता में 64% और आयात का 34%, निर्यात का 92% प्रतिनिधित्व करता है। ये 87 जो देश है इसमें। तो यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल उत्पादन का 87% याद है, उपभोक्ता के तौर पर वो 64% कंज्यूम कर जाता है। यह आयात के तौर पर 24% और निर्यात के तौर पर 92% निर्यात कर देता है। इसके साथ हम बात करें चीनी का प्रथम उत्पादक देश के तौर पर ब्राजील के हम देखते हैं, जो 25% उत्पादन करता है। भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, 20% उत्पादन करता है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो 15% स्वयं में आपको उपभोग कर जाता है। चीनी उत्पादन शीर्ष 3 राज्य हम बात करें भारत में तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ये सब सारे फैक्ट को याद करके जाने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें यह आपको कहाँ होता है, यह 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो बैठक था वो आपको उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यह कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। याद रखना नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस फैक्ट को याद करके जाना है। देखिए कुछ बच्चों का क्यूरी रहता है ना कि सर इसका PDF आप लोग शेयर कर दें। देखिए PDF 2 तरीके से, जो PPT का PDF है ना, वो जो वीडियो अवेलेबल कराया जाए उसके कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में लिंक उपलब्ध कराया जाता है, वहाँ पर लिखा होगा संजीवनी का
क्या है, पीडीएफ। तो आप उसको क्या करना, वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और इसका जो A4 साइज पीडीएफ है ना, A4 साइज पीडीएफ पे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, युक्ति है इसके टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में लिंक उपलब्ध कराए गए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर युक्ति आइस टाइप कीजिएगा। इस लोगों के साथ हम आपको मिलेंगे, आप वहाँ मिलेंगे, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर 11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात जो जिसे हम लोग सिपरी बोलते हैं, ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया या जारी किया। इस रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर वैश्विक व्यय में यूएस सबसे आगे, यह पहला कथन है। दूसरा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार रूस परमाणु हथियारों का पर वैश्विक व्यय का दूसरा देश है। क्या ये कथन सही है या गलत है, यहाँ पर पूछ रहा है गलत कथन कौन सा है। अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, तो ध्यान रखना इसके संदर्भ में कुछ बातों को, कि जो सिपरी का रिपोर्ट है, ध्यान रखें, हालिया रिपोर्ट परमाणु हथियारों को उल्लेखनीय वृद्धि की बात करता है, जहाँ पर वैश्विक व्यय में यूएस सबसे आगे है। और अमेरिका ने, आपको ध्यान रखना है, 51.5 बिलियन डॉलर खर्च किया, और वैश्विक वृद्धि का 80% योगदान रखता है। उसके बाद क्रमशः चीन और रूस का स्थान आता है। ये फैक्ट याद रखना है कि 3 देशों की बात करें तो यूएस याद रखना है, चीन है, उसके बाद रूस है। ये फैक्ट याद रखना। वर्ष 2023 में परमाणु संपन्न देशों ने अपने हथियारों कुल 91.4 बिलियन डॉलर खर्च किए। वहीं प्रति सेकंड की बात करें तो यह कितना है, 2898 डॉलर के बराबर आता है। तो अगर हम बात करें विकासशील देश, विकसित देश और जो विकसित देशों की सूची आती है, तो डॉलर के हिसाब से जब हम आकलन करते हैं, तो आप ध्यान ध्यान रख सकते हैं, यह जितना मध्यम आय वाले देशों की प्रतिदिन की खर्च है ना, प्रति व्यक्ति हम बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो उससे कहीं अधिक है हम प्रति सेकंड खर्च कर रहे हैं इस प्रकार के हथियार को खरीदने में, परमाणु हथियारों को खरीदने में। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम बात करें सिपरी के रिपोर्ट की बात करें, तो याद रखना, जनवरी 2024 तक भारत के पास कुल 172 परमाणु हथियार थे, न्यूक्लियर वेपन से वारहेड थे। याद रखना है, अगर भारत में साल 2023 में अपने परमाणु हथियारों की मामूली वृद्धि की, पाकिस्तान के पास कुल 170 न्यूक्लियर वारहेड है। तो याद रखना है, भारत से 2 कम है। ये फैक्टर थोड़ा याद रखना है। अब भारत पाकिस्तान 2030 में कुल नए, कुछ भी नए न्यूक्लियर से हथियारों की तकनीक को बनाना जारी रखा। देखिए, परमाणु हथियार और परमाणु और भी असेसमेंट बढ़ाना किसी भी देश के अपने आंतरिक सुरक्षा की बात करता है, बाह्य सुरक्षा की बात करता है, उसके आधार पर बनाता है। अगर हम सिपरी की बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की बात करें, इंस्टीट्यूट की बात करें, तो यह स्टॉकहोम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। यह क्या करता है, सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय, हथियारों के व्यापार के साथ साथ निशस्त्रीकरण के लिए, हथियार नियंत्रण के लिए डेटा विश्लेषण और सिफारिशों को प्रदान करता है। तो एक प्रकार का सजेशन के तौर पर काम करता है, एक आपको ड्रॉबैक बताने का भी काम करता है। संस्थाओं को यह बताता है कि देश और विदेश किस तरीके से वैश्विक रूप से किस और बढ़ रहा है, हथियारों को कैसे बढ़ावा दे रहा है, ये सब की बात करता है। अगर बात करें भारत में, याद रखिए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया कुल 9 परमाणु हथियार संपन्न देश है। ये फैक्ट याद रखना। इसके साथ ही कितने देश से परमाणु संपन्न देश है, तो 9 देश है, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तरी कोरिया है। आपको याद रखना, यूएन के स्थापना के बाद बनते हैं परमाणु संपन्न। अगर भारत पहले परमाणु संपन्न होता तो ध्यान रखें, पहले ही आपको आपको बना लिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको अस्थायी सदस्य के लिए, मेंबरशिप के लिए आपको क्या दिया गया था, सदस्यता दिया गया था, आमंत्रित किया गया था, पर भारत ने चीन को ट्रांसफर कर दिया था। ये सब थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में आप पढ़ते होंगे, पर याद रखना है, हथियार जो भारत के बाद जितने भी देश हैं ना, वो यूएन के गठन के बाद परमाणु हथियार संपन्न हुए। सब फैक्ट थोड़ा सा क्लियर करके जाना है। क्लियर है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि परमाणु हथियारों के वैश्विक व्यय पर यूएस सबसे आगे, यह कथन हमारा सही है। दूसरा है, रूस परमाणु हथियारों वैश्विक व्यय का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो रूस नहीं है, कौन है, चीन होगा ना। ये फैक्ट थोड़ा सा याद है। अर्थात हमारा गलत कथन कौन है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत कथन है। अर्थात 11 का आपसे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 11 का बी हो जाएगा सही उत्तर।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। जो भी टॉपिक का प्रश्न उठाया गया वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस महीने का। कम से कम इन टॉपिक को एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख कर जरूर जाइएगा। चलिए 12वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। पहला कथन क्या है? G7 सम्मेलन इटली के अपुलिया शहर में आयोजित किया गया। यह कथन बिल्कुल सही है हमारा। G7 का यह 49वां शिखर सम्मेलन था। तो क्या ये कथन हमारा सही है गलत है, इसे हम लोग बाद में देखेंगे। और G7 द्वारा रूस के परिसंपत्तियों पर उपयोग यूक्रेन को क्या दिया गया? $50 बिलियन के ऋण देने का क्या किया गया? आपको जी शिखर सम्मेलन में पास किया गया। क्या कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इसके बारे में कि G7 का आपको 49 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखना यह आपको 2030 में जापान में आयोजित किया गया था। जापान में कहाँ किया गया था? हिरोशिमा का नाम सुने होंगे आप लोग, इतिहास में पढ़ते होंगे, जहाँ पर पहला परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी में। तो हिरोशिमा में आपको कराया गया था 2023 का। तो आपको ये फैक्ट गलत हो गया, अर्थात यह जो G7 2024 है वो 50 है। याद रखना ये 50 आपको आयोजन जो अपुलिया शहर में आयोजित किया गया, इटली के अपुलिया शहर में। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद करना है। और G7 की हम बात करें तो G7 की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा, जिसमें कनाडा है, USA है, आपको याद रखना है, जर्मनी याद रखना है, फ्रांस याद रखना है। इस प्रकार के जो G7 महत्वपूर्ण देश है। हालांकि G8 देश पहले हुआ करता था रूस के शामिल हो करने के बाद, पर रूस के विवादों के कारण, रूस में कुछ विवादित होता है सदस्यता को लेकर, तो रूस को वर्तमान में हटा दिया गया इस ग्रुप को, तो इस ग्रुप समूह से। तो वर्तमान में G8 है, जिसमें हम कनाडा, US, जर्मनी, फ्रांस की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं। याद रखना है इटली, आपको UK यूनाइटेड किंगडम का नाम याद रखना है आपको। इसी तरह यूरोपीय संघ एक नाम रखना है, यूरोपीय संघ इसमें ऐड होता है, यूरोपीय संघ, ये कुछ देश इसमें शामिल है, इसे याद रखना है। इस तरीके से इन ग्रुप 7 को मेंबर को याद करके जाना है। क्लियर है? इस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको फिर ऑप्शन 3 की बात करें तो यहाँ पर G20 जो G7 शिखर सम्मेलन में आपको $50 बिलियन का ऋण दिया गया है। तो ये सब फैक्ट आपको सही है। तो सत्य कथन हमारे एक और कौन होंगे? 3 होंगे। तो याद रखना 1 और 3 कहाँ दिख रहा है? आपको ऑप्शन C में दिख रहा है, अर्थात 12 का C याद रखना सही उत्तर होगा। अगर इसके संदर्भ को हम देखें तो थोड़ा सा याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो 50 G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया में हुआ है, यह याद रखना है। उसके फसानो शहर का नाम याद रखना है, फसानो शहर में आयोजित किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेते हैं। यूक्रेन को वित्तीय सहायता दी गई, कितना? $50 बिलियन का। ये फैक्ट याद रखना है। 6 कार्य सत्र आयोजित किए गए थे, जिसमें अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन और विकास, मध्य पूर्व, यूक्रेन, प्रवासन, हिंद महासागर और आर्थिक सुरक्षा, साथ ही अफ्रीका, भूमध्य सागर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऊर्जा पर आमंत्रित राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ आउटरीच का सत्र आयोजित किए गए। तो आपसे प्रश्न पूछा कितने सत्र आयोजित किए गए, तो 6 सत्र आयोजित किए गए। G7 की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA और यूरोपीय संघ इसके प्रमुख देश है। 8 हुआ करता था, रूस को बाहर कर दिया गया। ये सब फैक्ट याद रखना। आमंत्रित देश में याद रखना किनको किनको बुलाया गया, तो कम से कम भारत का नाम याद रखना है, उसके बाद यूक्रेन का नाम याद रखना है, UAE को, तुर्की को याद रखना है। इन सब देशों को क्या किया गया? बुलाया गया है। केनिया को बुलाया गया है, वेटिकन सिटी को बुलाया गया था, आमंत्रण किया गया था, इस बार आके शामिल हो। अगर हम बात करें 49वां G7 शिखर सम्मेलन का, तो यह 19 से 21 मई 2023 को हिरोशिमा प्रांत के हिरोशिमा नगर में आयोजित किया गया, जो कहाँ है? जापान में है, याद रखना है, जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर कब गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, उसका नाम क्या रखा गया था, यह भी मुझे बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सब पहले भी मैंने फैक्ट आप लोगों को जो न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया गया है ना, उसमें आप लोगों को कवर किया गया है। तो आपको ये सब चीज़ों को बताने की जरूरत होगी। चलिए 13वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। 13वां नंबर प्रश्न यह कहता है कि जिमेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। दूसरा, यह जिमेक्स का 10वां संस्करण था। तो इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम कवर करेंगे। तो देखिए ध्यान रखिए, भारत और जापान संयुक्त जो समुद्री अभ्यास है जिमेक्स 2024 नाम से, आपको जापान के योकोसुका में प्रारंभ हुआ। तो यह कहाँ हुआ? योकोसुका में। यह फैक्ट याद रखना है।
वर्ष 2012 में यह संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरुआत बाद में यह जिमेक्स का 8वां संस्करण आपको आयोजित किया गया। यह भी फैक्ट याद रखना है, जिसका आपको शुरुआत के बाद यह जिमेक्स का 8वां संस्करण था। यह फैक्ट याद रखना है। अब इसके अतिरिक्त याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस शिवालिक, जापान के नौसेना प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जेएस योगरी के द्वारा किया गया। इसे फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। इसके अतिरिक्त हम बात करें भारत और जापान के बीच कुछ अभ्यास कराए, जैसे मालाबार अभ्यास की बात करिए, नौसेना अभ्यास है। वीर गार्जियन या सिनोई मैत्री अभ्यास वायुसेना अभ्यास है। धर्म गार्जियन आपको थल सेना अभ्यास है। इस तरीके से जापान के साथ महत्वपूर्ण रूप से ये आयोजन किया जाता है। अगर हम इसके प्रश्न पर जाएं तो ध्यान रखना है प्रश्न के तौर पर क्या पूछा गया था, तो फैक्ट को थोड़ा सा रिवीजन करने की आवश्यकता है। जैसे यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया, तो नहीं, यह विशाखापट्टनम में नहीं आयोजित किया गया था। अब यह जीमैक्स का 10वां संस्करण, यह भी नहीं संस्करण गलत है। तो आपको दोनों कथन आपका क्या है, गलत हो जाता है। अर्थात सत्य है ना तो ए ना तो बी, अर्थात हमारा 13 का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, 14वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो देखते हैं कि आईपीएल से संबंधित इस बार आईपीएल आपको 2024 के रिजल्ट आए, जिसमें आपको गलत मिलान करना है। जैसे हम बात करते हैं संस्करण 17वां संस्करण, ऑरेंज कप विराट कोहली, पर्पल कप हर्षल पटेल, और प्लेयर ऑफ द अवार्ड्स की बात करते हैं, कोलकाता नाइट्स राइड्स को दिया गया फेयर प्ले अवार्ड के तौर पर। तो इसके कथन के तौर पर हम देखें, सबसे पहले याद रखना है कि आईपीएल 2024 जो हुआ था उसके बारे में हम बात करें तो ध्यान रखना है क्या है, यह 17वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 17 संस्करण था, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा केकेआर के द्वारा सनराइज हैदराबाद को 8 विकेट हराकर खिताब यह अपने नाम किया गया। अगर हम बात करिए इस पुरस्कार के राशि पर 20 करोड़ उपलब्ध कराए गए, प्राइमरी मनी आपको दिया गया केकेआर को। वहीं अगर सनराइज हैदराबाद की हम बात करें उसे 13 करोड़ उपलब्ध कराया गया, राजस्थान रॉयल्स को 7 करोड़, और राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु से आपको ध्यान रखें 6.5 करोड़ उपलब्ध कराए गए। जो सेकेंड आपको सेमीफाइनल हुआ तो उसकी बात हो रही है। आईपीएल 2024 की हम बात करें तो ऑरेंज कप किसको दिया गया, विराट कोहली को। पर्पल कैप आपको हर्षल पटेल को। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर सुनील नरेन को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया। कैच ऑफ द सीजन रमनदीप सिंह को दिया गया। फैंसी सुपर आपको सक्सेस ऑफ द सीजन अभिषेक को दिया गया। ऑन द गो फोर्स ऑफ द सीजन ट्रेविस हेड को दिया गया। ये सब फैक्ट याद रखना है, इसके तहत चीज़ों को कवर करना है। तो हम जब प्रश्न पर लौटते हैं तो सबसे पहले याद रखना है इसके संदर्भ में, तो आपका ये 17वां संस्करण आपको सही है। ऑप्शन बी ऑरेंज कप विराट कोहली को, यह भी कथन सही है। पर्पल कैप आपको हर्षल पटेल, यह भी सही है। फेयर ऑफ द प्लेयर अवार्ड, अर्थात वो फेयर कर हम अवार्ड उस रूप से देखते हैं जब क्या है कि जब क्रिकेट के दौरान, खेल के दौरान बेहतर आपको खेल प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह कोलकाता नाइट राइडर को ना देकर किसको दिया गया, याद रखना है सनराइज याद रखना है, सनराइजर्स जो थे, सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया। जो उप विजेता भी रहा उसे यह पुरस्कार दिया गया, हैदराबाद को यह पुरस्कार दिया गया। फैक्ट याद रखना है, किसको दिया गया, हैदराबाद को, सनराइजर हैदराबाद को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा 14 का क्या होगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात गलत यहाँ पूछ रहा है तो गलत कौन सा है, ऑप्शन डी गलत उत्तर है। यहाँ पर सनराइज हैदराबाद को याद रखना है। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं तो देखते हैं 15वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो याद रखना है यहाँ पर तृष्णा मिशन के बारे में पूछ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि तृष्णा मिशन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना। इसमें जो आपको CNES है, अर्थात हम बात करते हैं CNES, तो यह किस देश की एजेंसी है, तो यूरोपीय संघ की एजेंसी है। याद रखना है, यह थर्मल इंफ्रारेड पेलोड प्रदान करेगा तृष्णा मिशन के तहत। यह मिशन भारत और यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है। क्या यह कथन सही है। तृष्णा मिशन का पूर्ण विस्तार थर्मल इंफ्रारेड इमर्जिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल डिजास्टर असेसमेंट है। क्या यह कथन हमारा सही है। यह शहर उष्मा द्वीपों के द्वारा व्यापक मूल्यांकन, ज्वालामुखी गतिकी और भूतापीय संसाधनों से जुड़ी तापीय
तापीय विसंगतियों का पता लगाएगा। तो ध्यान रखना है इसके संदर्भ में अगर हम सही और गलत कथन का चयन करें तो याद रखना है इंफ्रा जो सी आपको यह संस्था यूरोपीय संघों का जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो तृष्णा मिशन के तहत थर्मल इंफ्रारेड उपलब्ध कराए, तो यह कथन हमारा सही है। अगर हम बात करें यह मिशन भारत और यूएसए के बीच नहीं, ध्यान रखिए फ्रांस के बीच या एजेंसी के बीच आपको यह सहयोगात्मक कार्य कर रहा है, जो हम फ्रांस की कंपनी की बात करते हैं। अगर हम तृष्णा मिशन की बात करें तो पूर्ण विस्तार आपको थर्मल इंफ्रारेड इमर्जिंग नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है इसका क्या बोलते हैं, आपको थर्मल इमर्जिंग ध्यान रखना है, हाई रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमर्जिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन, यहाँ तक सही है। याद रखें नेचुरल रिसोर्स या डिजास्टर के जगह याद रखना है क्या रखना लिखना है आपको, रिसोर्स करेगा, रिसोर्स असेसमेंट करेगा, या तो यह फैक्ट आपका गलत हो जाता है। उसके यह कथन आपका सही है था, दो कथन हमारे एक और दो और तीन गलत है, इसका मतलब दो कथन गलत है, याद रखना है, यह फैक्ट याद रखना है। क्लियर है? चलिए इस संदर्भ में हम सही उत्तर क्या होगा, 15 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, ये फैक्ट याद रखना है। चलिए हम इसके बारे में कुछ देखें तो इसका उद्देश्य क्या होगा इस मिशन का, तो यह क्या करेगा, यह तलीय जल तनाव और जल उपयोग की मात्रा को निर्धारित करेगा, महाद्वीपों के द्वीमंडल की ऊर्जा और जल बचत की विस्तृत जानकारी देगा, और यह हर उष्मा द्वीपों के व्यापक मूल्यांकन करेगा, जो भूतापीय संसाधनों से जुड़ी तापीय विसंगतियों का पता लगा, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में कुछ बात करें, हम तृष्णा के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए आपको थर्मल जो आपको उपलब्ध कराएगा यह CNES के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, यह जो दो पेलोड इसमें शामिल किए गए। वहीं हम बात करें इसके इसरो के द्वारा विकसित विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पेलोड 7 स्पेक्ट्रम बैंड शामिल है, जिसमें आपको क्या है बायोफिजिकल और विकिरण बजट आपको उपलब्ध कराएगा, जो आपको क्या करेगा किसी भी क्षेत्र का भूतापीय संसाधन के आंकड़े उपलब्ध कराएगा। यह सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, पृथ्वी की सतह का तापीय उत्सर्जन बायोफिजिकल विकिरण चर उपलब्ध कराएगा, ये सब फैक्ट के तहत आपको जानने की आवश्यकता तृष्णा मिशन के बारे में। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तृष्णा का थर्मल इंफ्रारेड इमर्जिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट मिशन इसका नाम दिया गया है, जो विश्व और ध्यान रखिए CNES फ्रांस की एक एजेंसी अंतरिक्ष एजेंसी उसके द्वारा यह सहयोगात्मक रूप से यह कार्य किया जाए, सारे फैक्ट को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 16वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन करना है। तो असत कथन कौन सा दिया गया इसे देखते हैं पहले। हाँ, जो हल्ला टाम सॉडिटर है ने आइसलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीत हासिल किया है, कथन सही है। चांग 6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, क्या ये कथन सही है। उसके बाद नासा के मैगलन जो मिशन है का संबंध बुध ग्रह से है, और दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट याद रखिए जापान द्वारा विकसित किया गया। हालांकि लास्ट एग्जाम में भी लास्ट जो MCQ आपको कराए गए थे उसमें आपको चीन के जो चांग E6 है उसके बारे में चर्चा की, जो पाकिस्तान के कुछ पहले चंद्र मिशन को लेकर गया था जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, ये फैक्ट ही आपको सही है। अगर हम बात करें आइसलैंड के राष्ट्रपति को चुनाव जीत हासिल की, हल्ला उनको याद रखना है। वहीं नासा का मैगलन मिशन है ना वो बुध का नहीं है, वो किसका है, शुक्र का, याद रखना है। शुक्र ग्रह के लिए यह भेजा गया है, फैक्ट को थोड़ा सा याद रखना है शुक्र ग्रह को। और दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह जिसको लिग्नोसेट कहते हैं यह आपको लॉन्च किया जा रहा है, तो ये सब फैक्ट याद रखना है। आप ध्यान रखिएगा जो कौन सा आपको लिग्नोसेट की बात करी, यह एक मैग्नीशिया याद रखना है, मैग्नीनिया याद रखना है, यह मैग्नीनिया लकड़ी से बनाया जाता है, फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। तो आपको 16 का सही उत्तर क्या हो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16 का सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे हम बात करें इसके बारे में, तो यह पहला लकड़ी उपग्रह होगा जिसको लिग्नोसेट का नाम दिया, जापान के शोधकर्ताओं द्वारा यह भेजा जाएगा। और ध्यान रखिए यह लिग्नोसेट नामक उपग्रह मैग्लेनिया नामक लकड़ी से बना है, तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा जो प्रक्षेपित किया यह फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। और नासा का मैगलन ग्रह मिशन संबंध शुक्र ग्रह से, जो हाल ही में शुक्र आपको कक्षीय आवरण में इसका विस्तार किया गया, ये सब फैक्ट को थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम बात करें जून 2024 चीन के अंतरिक्ष यान लैंडर जो चांग E6 है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जो एटकेन बेसिन क्रेटर में लैंड कर इतिहास रख दिया, जहाँ चीन पाकिस्तान के उपग्रह को भी साथ में लेकर जाता है, तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद कर लेना है।
रिवीजन कर लेना है, जो पिछले क्लास में भी आप लोग कवर कराया गया था। चलिए 17वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है। पहला कथन है बिहार में केवल 2 रामसर स्थल है। अगर बात करें दूसरे कथन में बेगूसराय स्थित कांवर झील को बिहार के पहले रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। तीसरा कथन बिहार में सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तरी बिहार में स्थित है। उत्तरी बिहार में यह प्रश्न पूछ रहा है। अगर हम बात करें असत कथन की बात करें तो कौन सा असत कथन केवल एक है, केवल दो और तीन है, केवल एक और तीन है, और एक दो तीन तीनों की बात कर रहा है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जब ये रामसर साइट की बात हो रही है तो रामसर साइट के बारे में बात करें तो अगस्त महीने में आपको ध्यान रखना है, आपको 5 जून को याद रखना, 5 जून को यह बिहार के 2 स्थलों को यहाँ पर शामिल किया गया था। जहाँ पर हम बिहार के केवल 2 रामसर साइट की बात करें ना, अभी वर्तमान में 3 रामसर साइट है। अगर 3 रामसर साइट की हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना बेगूसराय का जो कांवर झील आपको दिया गया वो सबसे पहले है। पहला याद रखना कांवर झील याद रखना है। उसके बाद याद रखना है आपको जमुई का नागी, और एक याद रखना है नटकी। नटकी याद रखना है। ये तीनों साइट को आपको क्या दिया गया है, आपको साइट के तौर पर शामिल किया गया रामसर साइट, अर्थात यह कथन हमारा गलत हो जाता है, यह कथन हमारा सही है। और बिहार में सर्वाधिक रामसर स्थल की बात करें तो ध्यान रखिए यह उत्तरी नहीं होगा, आपको दक्षिणी बिहार होगा। दक्षिणी बिहार हम बात करें जो बिहार को 2 पार्ट में बांटे तो उत्तरी और दक्षिणी बिहार की बात करें तो दक्षिणी बिहार में आपको यह 2 साइट आपको शामिल किए गए, अर्थात यहाँ असत कथन की बात करें तो हमारा कौन सा असत कथन हो जाएगा, और 2 और 3, तो 2 और 3 किस में, ऑप्शन बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह याद रखना है। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको 1 और 3 सही होगा। 1 और 3 किस में, ऑप्शन सी में है। 2 तो हमारा सही है ना, तो 1 और C अर्थात 17 का C हो जाएगा, याद रखना 17 का C। 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। अगर हम बात करें इसके बारे में उत्तरी और दक्षिणी में, देखिए गंगा नदी यह जाती है बिहार को 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पर देखिए कांवर झील है, कांवर झील आपको याद रखना, कांवर झील दक्षिण बिहार में पड़ता है। तो आपको इसके साथ याद रखना है नटकी आपको जमुई जिला कहाँ है, देखिए नगी डैम और नकटी डैम आपको यहाँ पर दोनों को रामसर साइट दिया गया, तो अर्थात जमुई जिला आपको उत्तरी बिहार में दक्षिणी बिहार में पड़ता है, तो इसका यह उत्तर सही हो जाएगा। कुछ बात हम करें तो आपको ये मैप के माध्यम से कुछ चीज़ें याद है। कांवर जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर कुछ दिया है, नेशनल पार्क कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सा है, रामसर साइट कौन कौन सा है, यहाँ पर मैप के आधार पर दिया गया। तो उस मैप को थोड़ा सा देखना है। तो हम बात करें नेशनल पार्क कौन हमारा है, वाल्मीकि एनपी जो नेशनल पार्क है आपको यह दिया गया है। उसके बाद हम बात करें कैवी जो वेटलैंड आपको कैमूर का जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे याद रखना है। इसी तरीके कुछ फैक्ट को याद कर लेना, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, किस जिले में है, ये सब सारे फैक्ट को याद रख लेना। किस नदी के तट पर है यह भी याद रख लेना है। अगर हम बात करें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जमुई स्थित नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है, क्लियर कर लेना है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए बिहार के 2 आर्द्र भूमियों रामसर साइट के स्थल को घोषित किया गया और मान्यता दे। वर्तमान में 85 हमारे पास रामसर साइट है अगर पूरे देश की बात करें। अगर हम बात करें नवंबर 2020 में बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर झील को क्या किया गया, पहले रामसर साइट के तौर पर शामिल किया गया। सर्वाधिक रामसर साइट आपको दक्षिण बिहार में स्थित है, ये फैक्ट याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि पहचान करने के लिए उन्हें नामित करने के 2 फरवरी 1971 को रामसर अधिनियम मनाया जाता है या रामसर साइट के तौर पर इसे जानते हैं। इस सब फैक्ट को थोड़ा सा रिवीजन करके जाना। अगर हम बात करें आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए तो ध्यान रखना 2024 में भारत में कुल जो दिए गए हैं तो याद रखना है फरवरी, आपको मार्च याद रखना, फरवरी में, जून में, और याद रखना अगस्त में किसको किसको दिया गया, सब फैक्ट को याद रखना है। अगर हम बात करें कि तमिलनाडु में कौन कौन से दिए गए, कर्नाटक में किस किस को दिए गए हैं, बिहार में कौन कौन से साइट को दिए गए हैं, वर्तमान में किस साइट को नवीनतम साइट के तौर पर दिया गया, सब फैक्ट याद रखना है। जैसे हम बात करते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण 1971 में ईरान के रामसर सम्मेलन के साथ ये शुरू होता है, 1975 में प्रभावी होता है, 1982 में भारत इसमें शामिल हो जाता है। फैक्ट याद रखना है। भारत कब शामिल होता है, आर्द्र भूमि सम्मेलन के तहत। रामसर ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र जहाँ पर पानी हो, ज़्यादा दलदल भी ना हो, कहने का मतलब है कि ये अच्छे पानी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है अगस्त 2024 तक भारत में कुल 85 रामसर साइट थे, याद रखना है। 85 रामसर साइट में भारत में आपको कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र है, तो आपको 13,58,068 किलोमीटर हेक्टेयर क्षेत्र कवर करता है। यूनाइटेड किंगडम 175 साइट के साथ सर्वाधिक इस सूची में शामिल है। वहीं 1974 में रामसर साइट की सूची में शामिल होना। पहला स्थल कौन है, काबोर्गो प्रायद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया में है।
उसे शामिल किया गया। यह थोड़ा सा नवीनतम है, इसे याद करके जाना है, रिवीजन कर लेना है। नंग नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य अगस्त में शामिल करता है, तमिलनाडु में स्थित है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, जो अगस्त 2024 में शामिल होता है। तवा जलाशय 2 अगस्त में आपको मध्य प्रदेश का, तो ये फैक्ट याद रखना। नागी और नकटी याद रखना है, जमुई में है, यह जमुई बिहार में है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व आपको कर्नाटक में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व आपको कर्नाटक में है। फिर उसके बाद अघरासिनी आपको मुहाना संरक्षण रिजर्व आपको कहाँ, कर्नाटक में है। लॉन्ग वुड सोला रिजर्व आपको याद रखना है, तमिलनाडु में। से फैक्ट थोड़ा सा रिविजन करके जाना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और आंसर साइड से यहाँ प्रश्न पूछे भी जाते रहे हैं पीवाईक्यू में। तो पीवाईक्यू के तौर पर आप रिवीजन करते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको दिखते होंगे। चलिए 18वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न क्या है, काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल है, यूएई है, जिम्बाब्वे, जाम्बिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर याद रखना है, जाम्बिया में यह आयोजन किया गया है। अगर हम 18 का सही उत्तर क्या है, 18 का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम काजा सम्मेलन की बात करें तो देखिए कुछ देशों के नाम से यह बना हुआ। अगर हम बात करें कुछ देश का नाम, कौन कौन सा देश याद रखना है कि अंगोला, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये कांगो जम्बाम्बे ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। इसका सम्मेलन आपको 2024 में जाम्बिया के लिविंगस्टोन में किया गया। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है, जिसमें हम बात करते हैं 31 मई को इसको आयोजन किया गया। फैक्ट याद रखना है। अगर बात करें हम इसके बारे में कुछ चीज़ों को, कि यह वन जीव और वनस्पति को लुप्त प्राय प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन से हटने पर अपने आह्वान को दोहराया। अर्थात ध्यान रखिएगा, सिटीज के बारे में चर्चा मिलती है यहाँ पर, जो आपको फ्लोरा एंड फ्लोरा के बारे में आपको संरक्षण की बात करता है। अगर हम बात करें बोत्सवाना के बारे में, यहाँ सबसे ज़्यादा हाथियों सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है बोत्सवाना, जो आपको इसके एक मेंबर के तौर पर जाना जाता है। अगर बात करें इसके संदर्भ में तो कुछ चीज़ों को याद रखना, जैसे क्या याद रखना है कि ये काजा है क्या। काजा देखिए जाम्बिया है, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना है। उसके बाद एक देश नाम याद रखना, नामीबिया और अंगोला। यह जो देश है अंगोला और नामीबिया, आपको इस देशों के में फैला एक जो अंको वांगो और जम्बे नदी के किनारे बसा एक सीमा साझा करता है। तो ये क्षेत्र देख रहे हैं ना, यही क्षेत्र आपको यह काजा काजा क्षेत्र है, जो आपको इस देशों के सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और यह क्या करता है, काजा जो 5,20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो फैला एक वन जीव संरक्षण है, वन जीव संरक्षण अभ्यारण्य है। अब यह क्या करता है ना, यह आपको हाथियों के संरक्षण से, जीव से संबंधित, पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित एक संरक्षण क्षेत्र घोषित कर जाता है। यहाँ पर बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं, किसके तहत, आपको सिटीज के तहत। ये फैक्ट याद रखना है। सिटीज के तहत हम बात करें, वन जीव वनस्पति और लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के तौर पर जाना जाता है, अर्थात कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एडवर्ज स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना आप लोगों को। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी बैठक 2024 की बात करें तो जुलाई में आपको 12 से 19 जुलाई को आयोजित की गई, या यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। तो जुलाई के माह में हम आएंगे तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट को जरूर आपको कवर करेंगे। अगर बात करें हम इसके बारे में, सिटीज क्या करती है, लुप्त प्राय जो पौधे हैं, जानवरों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खतरों से बचाने की बहुराष्ट्रीय संधि का निर्माण करता है। अब प्रकृति संरक्षण ध्यान रखिएगा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण, जो IUCN के प्रस्ताव 1973 के तहत तैयार किया गया, उसके परिणाम स्वरूप यह तैयार किया गया। कन्वेंशन 1973 में हस्ताक्षर होते हैं और 1 जुलाई 1975 से इसे लागू कर दिया जाता है, और इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सिटी किस कन्वेंशन के तहत आया? तो वाशिंगटन कन्वेंशन के तहत आया। भारत इसका सदस्य देश है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1976 में भारत सदस्य बनता है सिटीज का। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद करके जाना है, आप लोगों को रिवीजन करके जाना है। इसके अतिरिक्त अगले प्रश्न को हम देखें, 19वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने मलेरिया से निपटने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित अर्थात GM मच्छर अपने देश में छोड़ा? ये टिरिया है, नामीबिया, जिबूती, इथोपिया है। तो याद रखना है आपको, जिबूती के द्वारा यह उपलब्धि हासिल की है, जो GM मोडिफाइड आपको मच्छर आपको अपने देश में छोड़ा मलेरिया के बढ़ते प्रकोप से। तो ऑप्शन 19 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलिए अगर इसके बारे में कुछ चीज़ों को याद रखना है, तो जिबूती क्या करता है, फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम के तहत यह आनुवंशिक रूप से संशोधित GM मच्छर छोड़े जाते हैं, जिसके तहत जिबूती सरकार, ऑक्सीटेक्स एसोसिएशन, म्यूचुअलिस्ट जैसी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा
काम मिलकर काम किया जाता है। और आनुवंशिक जो रूप से संशोधित जीएम मच्छर है, ध्यान रखिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है प्रयोगशाला में, ताकि जो मॉडिफाइड जो मच्छरों को भेजकर जो ओरिजिनल मच्छर है ना, प्राकृतिक, उनको समाप्त किया जा सकता है। आप लोग सुनते होंगे कहा बहुत जगह आपको संक्रमण प्रजातियां नाम सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, संक्रमण प्रजातियां क्या होती है? यह बाहरी प्रजातियां होती है, या विदेशी प्रजाति हम इसे बोलते हैं। वो क्या करता है कि जो देसी प्रजाति को में अगर हम देसी प्रजाति में उसे छोड़ते हैं, तो देसी प्रजाति को यह क्या करता है? समाप्त कर देता है धीरे धीरे, और यह अपने प्रजातियों का वृद्धि कर देता है। इसी के उद्देश्य से यह मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए एक नया मॉडिफाई आपको जीएम मच्छर निर्मित किया गया, जिसके तहत क्या करेगा? यह दो तरीके के जीन जीन होते हैं इसमें, जिसमें हमको सेल्फ लिमिटेड जीन की बात करते हैं, स्व सीमित जीन की। ऐसा जीन जो मादा मच्छर संतान की व्यवस्था तक जीवित रहने से रोकता है, अर्थात जब तक वह जब संतान ही उत्पन्न नहीं करने देगा, इसके तहत ऐसी व्यवस्था की जाती है, अर्थात जीएम मॉडिफाई किया जाता है। और फ्लोरोसेंट मार्कर जीन एक कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत ऐसा जीन जो एक विशेष लाल रोशनी के चमकता है, और इसे शोधकर्ताओं ने जंगल में जीएम मच्छरों में पहचान करने में मदद मिलती है। तो आपको यह फ्लोरोसेंट मार्कर जीन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके तहत हम मच्छरों को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब फैक्ट याद रखना है। क्लियर है? अगर हम अफ्रीकी संघ की बात करें तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। यह महाद्वीपीय निकाय है, जिसमें 55 सदस्य देश है। 55 सदस्य देश है, अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से बना। यह अफ्रीकी महादेश आप देख रहे होंगे, इसके सदस्य देशों से यह बना है। यह अगर हम बात करें, यह महाद्वीप आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य वर्ष 2002 में अफ्रीकी संघ के रूप में नामित किया। इसी संघ को G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में आयोजित किया गया था ना, उसमें इसको सदस्यता दिया गया है। ये सब फैक्ट याद रखना है। इसकी स्थापना अफ्रीकी एकता संगठन के तौर पर वर्ष 1963 में होती है। इसके अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अलोद, जो नियुक्त 17 फरवरी 2024 को मॉन्टेनेग्रो के 9वें राष्ट्रपति है। वो वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष थे। ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना, आप लोग को रिवीजन करना है। अफ्रीकी संघ में 55 मेंबर कौन कौन से हैं, थोड़ा सा याद रखना इन सब देशों का नाम। अगर हम बात करें इसके संदर्भ को, तो यह आने वाले एग्जाम में आप सबको काम दे सकता है। तो थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूर आवश्यकता है आप लोगों को। बार बार रिवीजन करिएगा तो चीज़ें और आसान हो जाएगी, ये सब याद हो जाएगा आप लोगों को। कौन सा देश किस देश में है, कौन सा अफ्रीकी संघ में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, कौन कौन से देश महत्वपूर्ण से हमारे स्ट्रेटजी मजबूत है, रणनीतिक देश के तौर पर जाने जाते हैं भारत। ये सब फैक्ट याद रखना है। चलिए 20वें नंबर प्रश्न पाते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान, जिसे निम्हांस भी कहते हैं, को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। तो बिल्कुल यह कथन हमारा सही है। युगांडा के प्रोफेसर बोंटेल मोबोंग को क्या किया गया? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह भी कथन हमारा सही है। WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2019 में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना की गई। यह भी हमारा कथन, अर्थात सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन गलत है? उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात 20 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फैक्ट को थोड़ा सा याद रखना है। इसके अतिरिक्त याद रखना है कि निम्हांस जो है, आपको उसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 दिया गया, बोत्सवाना के प्रोफेसर को दिया गया, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। यह कब दिया गया, यह याद रखना है। 77वें जो विश्व स्वास्थ्य सभा आपको स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया, उसी दौरान यह पुरस्कार WHO के द्वारा दिया गया। अब ध्यान रखिए, 2019 में यह पुरस्कार शुरू होता है। हर साल आपको 4 क्षेत्रों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह याद रखना, अफ्रीकी, पूर्वी भूमध्यसागरीय, दक्षिण और पूर्व एशिया, पश्चिमी प्रशांत के 8 विजेताओं का चयन करता है। यह फैक्ट याद रखना है। इसी तरह WHO का वर्तमान महानिदेशक कौन है? आपको गैब्रियस याद रखना। 2017 में इसका चयन होता, वर्तमान तक इस पद पर बने हुए। अगर इसके साथ कुछ स्वास्थ्य के कुछ अन्य आपको पुरस्कार है, जिसमें हम बात करते हैं एहसान डोगरा मेकी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार किसको दिया गया? तो ओमान के डी जामिला और यासर अल अबरी को दिया गया। ये फैक्ट याद रखना है। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर ली जोंगुक मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसको दिया? तो ओमान के डॉक्टर ब्रदर अल राहबड़ी को दिया गया। इसी तरह साका कावो स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 बोत्सवाना के डॉक्टर डेरन नामो गोला मासिरे को दिया गया। ऐसा फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है, जो स्वास्थ्य से संबंधित पुरस्कार इस साल दिए गए। क्लियर है? इसके अतिरिक्त आपको
याद रखना है भारतीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान, जिससे हम लोग निमहांस भी कहते हैं। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1974 को होती है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, इन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार ग्रहण किया गया। यह संस्थान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। 2012 में निमहांस, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित हुआ। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। वहीं डब्ल्यूएचओ की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन होता है। 194 देश इसमें शामिल है, 2 सहयोगी सदस्य भी है। वर्तमान में निदेशक का नाम याद रखना है, गैब्रियेसस याद रखना है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये फैक्ट थोड़ा सा इसके साथ याद रखना है। ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है आप लोगों को एग्जाम में। 21वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। देखिए यह महत्वपूर्ण है। डाग हैमरशॉल्ड पदक सम्मानित किया गया, किनको किया गया? धनंजय कुमार सिंह को, शिशुपाल सिंह को, सांवला राम बिश्नोई को। तो ध्यान रखिए तीनों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है इससे पहले। पर आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाए दो तरीके से, 2024 में किसको दिया गया? तो आपको यह याद रखना, धनंजय कुमार सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। ऐसा फैक्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको 21 का सही उत्तर क्या होगा? तीनों को दिया गया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त कि इसके अतिरिक्त और भी किसी को दिया गया है, तो याद रखना है सबर, शबर ताहिर, ताहिर को यह पुरस्कार भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। साहिर अली को, सबर और ताहिर अली को दिया गया यह पुरस्कार, जो आपको इराक में काम कर रहे थे। ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। 4 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। कांगो के सेवारत संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक जो है धनंजय कुमार सिंह को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के अवसर पर मरणोपरांत डाग हैमरशॉल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके अतिरिक्त हेड कांस्टेबल सुरक्षा, जो सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह को और सांवला राम बिश्नोई को उनके अटूट समर्थन और सेवा बलिदान के लिए मरणोपरांत डाग हैमरशॉल्ड पदक दिया गया। यह इनके संयुक्त राष्ट्र महासभा के मिशन के नारी क्षमता 2 कार्य सबर ताहिर अली को भी यह पुरस्कार दिया गया। अब ध्यान रखिएगा यह पदक पुरस्कार किसके नाम पर? दूसरे महासचिव जो थे संयुक्त राष्ट्र के, डैग हैमरशॉल्ड, उनके नाम पर यह पुरस्कार का वितरण किया जाता है। और ध्यान रखिएगा 29 मई को हम लोग संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं। ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। विंसर वन जीव अभ्यारण्य है, वो हाल के दिनों चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इससे संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित विंसर जो है वह अभ्यारण्य में आग लगने की घटना हुई थी, या दवा नल की घटना हुई थी, यह याद रखना है। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल ये कथन हमारे सही है। क्षेत्र की समृद्धि जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2024 में इससे अभ्यारण्य की स्थापना की गई। क्या ये कथन सही है? यह कथन हमारा गलत है। यह कथन गलत होगा क्योंकि ध्यान रखिएगा यह 2024 में न होकर याद रखना 1988 में से यह अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इस तरीके से गलत कथन कौन है? ऑप्शन बी आपका गलत कथन है। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगर इसके बारे में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है तो क्या है कि जो उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में यह आग लगने की घटना, जहाँ पर कुछ कर्मचारियों की मृत्यु, जिसके कारण चर्चा का विषय हो गया। इसके अतिरिक्त ज़्यादातर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैले पेंच टाइगर रिजर्व भी जंगल के आग लग गए। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है बिहार, आपको प्रश्न में, कि किन राज्यों में किन रिजर्व में आग की घटना लगी। तो पेंच महा टाइगर आपको याद रखना, पेंच टाइगर रिजर्व में भी याद रखना, और यहाँ पर जो विंसर वन जीव अभ्यारण्य वहाँ भी याद रखना आप लोगों को। यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली अपनाई गई जो पेंच में आपको आग लगी थी उसके लिए। और विंसर क्या ध्यान रखना, चंद्र राजवंश शासकों का एक ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था, जिन्हें 17वीं से 18वीं शताब्दी में कुमाऊं के हिमालय में गठित किया गया था। फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है? चलिए 23वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या है? भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागशास्त्र फर्स्ट क्या है? नागशास्त्र फर्स्ट क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, मानव पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, या मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। तो यहाँ पर प्रश्न के तौर पर कुछ चीज़ों को याद रखना है। यह क्या है? मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन के तौर पर इसे जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
डी याद रखना, सही उत्तर हो जाएगा 23 का डी। अब इसके बारे में कुछ चीज़ों को याद रखना, क्या याद रखना है कि जो आपको नाक्सास फर्स्ट है वो पहले स्वदेशी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है जो इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है। नाक्सास फर्स्ट की बात करता है। अगर हम बात करें यह पूरी तरह 75% अधिक स्वदेशी सामग्री अर्थात भारत में पूरी तरह डिजाइन और विकसित यह आपको ड्रोन है। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ऑपरेशनल रेंज इसका 15 किलोमीटर है और ऑटोमेटिक मोड में 30 किलोमीटर तक ये काम कर सकता है। इस सब फैक्ट को थोड़ा सा रिविजन करके जाना है ताकि आप चीज़ों को कवर कर सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 24वें नंबर प्रश्न पर। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है, जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल कथन सही है। लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ने उड़ीसा के श्री श्री यूनिवर्सिटी में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित किया। यह भी कथन हमारा सही है। सड़कों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शिमला के ट्रैफिक पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया है। तो यह भी कथन हमारे सही है। 18 से 20 जून 2024 तक मैसूर में 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया। तो यह भी हमारे कथन सही है, अर्थात सही सभी कथन हमारे सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी आपको याद रखना सही उत्तर होगा। अगर इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को करके जानिए तो याद रखना। देखिए आपको प्लास्टिक बायो प्लास्टिक पार्क की बात करते यही इसी प्रकार से प्लास्टिक का बायो पार्क का निर्माण किया जा रहा है आपको लखीमपुर खीरी में। तो यह कहाँ? उत्तर प्रदेश के एक जिला के तौर पर भी जाना जाता है, याद रखना। अगर हम बात करें लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में उड़ीसा के श्री श्री आपको यूनिवर्सिटी में पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करेगा, इसके याद रखिएगा। इसी तरह शिमला में भी ऐसा ही प्रोग्राम चलाया गया जहाँ पर 1 मिनट में ट्रैफिक को समाप्त करने की बात करा। ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है? अगर हम बात करें 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की, तो उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा थावरचंद गहलोत के द्वारा किया गया। इसका विषय क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग के विषय पर केंद्रित है। थोड़ा सा फैक्ट याद करके जाना है। तो आज के अंतिम प्रश्न को हम देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो प्रवाह क्या है? प्रवाह क्या है यह प्रश्न में पूछा गया। बाढ़ पूर्वानुमान नियंत्रण केंद्र के तौर पर जाना जाता है, या कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर के तौर पर जाना जाता है, या जटिल वायु गतिकी प्रवाह और वायु तापीय भार का सटीक पूर्वानुमान लगाना इसका काम है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से क्या, या ऑप्शन डी में देखते बी और सी के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का डी। आपको याद रखना 25 का क्या होगा? डी होगा। अर्थात बी और सी इससे जुड़ा हुआ प्रवाह से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। जहां पर हम बात करते हैं प्रवाह के बारे में तो कुछ चीज़ों को याद है। यह विसरो के विक्रम जो साराभाई अंतरिक्ष केंद्र उसके द्वारा यह विकसित किया गया। इस सब फैक्ट को याद रखना है। अगर हम उपयोग की बात करें, यह गगनयान कार्यक्रम के दौरान मानव उड़ान योग प्रक्षेपण वाहनों जैसे हम HLVM के क्रू एस्केप सिस्टम अर्थात जिससे इंजेक्ट होगा ना हमारे जो मानव उड़ान जो इंजेक्ट करेगा, जो यान आएगा इंजेक्ट करके उतरता है, उस इंजेक्ट प्रौद्योगिकी को यह डेवलप करेगा जहाँ पर क्रू मॉडल्स जो वायु गतिकी विश्लेषण में यह किया जाएगा। तो इसे याद रखना आपको। और यह पृथ्वी पर पुनः प्रवेश के लिए एक कॉन्सेप्ट देगा। ये सब फैक्ट याद रखना है। जो आपको यह है वायु गतिकी के वायु तापीय भार को भविष्यवाणी करने के लिए ऐसा उपकरण के तौर पर जो राज्य की समीकरण के साथ साथ द्रव्यमान उसके गति ऊर्जा क्या करेगा? संरक्षण करेगा। आपको उसका संख्यात्मक आंकड़े देगा। ये सब फैक्ट आपको यह प्रवाह देगा। प्रवाह जल्द ही एरो जो करेक्टराइजेशन के लिए अधिकांश CFD सिमुलेशन में जगह लेगा और वर्तमान में वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर के तहत उपयोग किया जा रहा है उसके जगह पर स्थान लेगा। ऐसा फैक्ट याद रखना है ताकि यह जो कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है ना प्रवाह के बारे में, कुछ चीज़ों को आप रिवीजन करके जा सके। तो ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जरूर देख के जाइए एग्जाम से पहले। और जो आप लोग को 10 डे का प्रोग्राम दिया गया, 10 डे का जो प्रोग्राम दिया गया उसके अनुसार आप लोग रिवीजन कीजिएगा। और देखिए इसके बारे में आपको याद रखना, डे 1 में जो टॉपिक दिया गया है एशियंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री, याद रखना मेडावल हिस्ट्री। तो आपको इसको अपने सोर्स से पढ़ के आना है और रात शाम को हम 8 PM में आपसे मिलेंगे। इस पर आप गूगल मीट के माध्यम से, याद रखना गूगल मीट के माध्यम से आपसे हम क्या करेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ताकि आप अंतिम समय में
उन सभी टॉपिकों को जरूर करके जाइए जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद रहेगा इस सेशन में आप लोग जुड़ेगा, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, और सभी के लिए ओपन है, ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ पे करना है या कुछ उसके लिए अलग सोर्स में जाना है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको जुड़ जाना, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, और या तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, दो जगह से, और दोनों के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आपको वहाँ से लिंक उपलब्ध हो जाएगा, लिंक से जुड़ जाना, ताकि आपको जो समय पर आपको उससे पहले जब क्लास स्टार्ट होने से पहले जो लिंक दिए जाएंगे उससे आप जुड़ कर क्लास का लाभ ले पाए। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं नए नए करंट के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।